आज के इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हमारे साथ हैं जश्न अग्निहोत्री, जो बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म की मशहूर अदाकारा हैं। मैं जश्न को इनवाइट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम का संचालन करें। थैंक यू। Thank you so much आलोक जी for such nice introduction. आपने मुझे बिल्कुल what do you call it? I'm really nostalgic right now कि मैं आज एक historical film के trailer launch को compare कर रही हूँ, and I'm by Dr. Rajendra Gupta Sanjay. What an initiative, I must say. The dialects, story, screenplay, lyrics, everything is by Dr. Rajendra Gupta Sanjay. The film is also directed by Dr. Rajendra Gupta Sanjay and another director, Mr. Sanjay Singh Negi. और as a matter of fact उनका बर्थडे है आज, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां संजय सिंह नेगी जी के लिए। डांसर प्रेजेंटर मिसेस भारती व्यास, आइए मैम। हाँ, तो भारती जी के बारे में बताना चाहूँगी कि health conditions, health is not permitting her, but God bless you. आपकी wish I pray कि ज़रूर पूरी हो. You'll be fine and you will soon get to visit कराची. तो इनके दिल में दोनों देशों के लिए बहुत लगाव है, and she always wanted Hindu-Muslim unity. तो कहीं ना कहीं ये जो ideology है वो बिल्कुल मौलाना आज़ाद से मिलती जुलती है, because he also never wanted partition. वो नहीं चाहते थे कि partition हो. He was totally against it. और he stood for Hindu-Muslim unity always. जब आप ट्रेलर देखेंगे, few of the lines that I would like to quote जो ट्रेलर में भी हैं और जो उनकी खुद की कही हुई हैं कि मैं हिंदुस्तानी पहले। अलग से आप भी क्लोज आइए ना, जस्टिन लोग क्लोज आइए, जस्टिन थोड़ा और क्लोज आइए, थोड़ा क्लोज आइए ना। Yes, perfect. या नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, आप करिए, कुछ नहीं। हाँ सर, एक मिनट आप क्या मैम? And here comes the poster of Maulana Azad for you. Huge round of applause, ladies and gentlemen. As I see on the poster, Mr. Linesh Fanse is in his get-up as Maulana Azad. मैम यहाँ देखिए, मैम भी all of you center look on your right side, everyone right side look. Center sir, everyone look right side, यहाँ पे नीचे center please, center ओके सर। Thank you so much. What a wonderful and insightful post. मौलाना आज़ाद के लिए फिट बैठा है, तो हम आपको मौलाना आज़ाद के लिए ले रहे हैं। तो जिन्ना के लिए आया था और मौलाना आज़ाद बनके वहाँ से निकला। थैंक्स अ लॉट सर उसके लिए। क्या बात है? It was preordained that you had to become Maulana Azad. And did you work on your look to or was it like you were already similar? You already तो बहुत थोड़ा गेटअप के साथ सिमिलर था, पर उनके जो पोस्चर है उसके ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ा, और दूसरा उर्दू के ऊपर, क्योंकि मौलाना आज़ाद खुद बहुत अच्छे उर्दू के जानकार थे, तो उतनी उर्दू तो मेरी अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए सर के साथ मैंने बहुत सारे वर्कशॉप लिए रीडिंग के, और उसके बाद ये रोल कर पाया मैं। I'm sure, but it was not so difficult. You being a gold medalist in the Bachelor of Performing Arts and Drama, my, what a degree! So had to be not as difficult or a Herculean task for you. टास्क तो क्या है कि कोई भी बायोपिक करना ऐसे भी, और भी इतने थे मौलाना आज़ाद कांग्रेस के, तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई से खड़ा होकर भी कोई कह दे कि तुम्हें स्वराज मिल सकता है, बशर्ते तुम हिंदू मुस्लिम एकता को त्याग दो,
तो उन्होंने कहा था कि मैं स्वराज त्याग सकता हूं लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं, क्योंकि स्वराज हमें कभी भी मिल सकता है लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता अगर निकल गई हाथ से तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। तो ये डायलॉग उनका बहुत अच्छा लगा था मुझे सुनना। Here for you. What do you sing? Do you sing? You have a good voice. The song is right here. अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा। अबुल कलाम वो ध्यान हाथ नेहरू का था प्यारा, गांधी का वो दाहिना हाथ नेहरू का था प्यारा, अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा। मेरे परिवार में भी और आजू बाजू के इलाकों में भी, माहौल में भी, क्योंकि हमने कभी स्कूल में पढ़ते हुए इधर उधर खेलते हुए कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम हमने कभी देखा भी नहीं था। सिर्फ फ्रेंडशिप, दोस्ती, बस इतना ही था। और हम एक दूसरे के घर में आते जाते थे, बेरोक टोक बेधड़क ऐसे जाते थे हम लोग। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, पीढ़ी बदल गई है, तो उसी हिसाब से हमें ये सोचना पड़ा कि मैंने जो बचपन में देखा था वो चीज़ अभी क्यों नहीं है। तो उसकी याद दिलाना तो कम से कम मैं कर ही सकता हूँ कि मैं लोगों को तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि हम एक हैं, हिंदुस्तानी हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति जिनके पूर्वज मुगल बादशाह बाबर के साथ यहाँ पे आए थे और बहुत ही किरदार में फिल्म बनाई, थोड़ा आगे सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे महान शिक्षक का किरदार करने का मौका मिला। वो इतने महान थे, एक फिल्म के बाद मुझे और ज़्यादा उनकी महानता का पता चला। जो हमारे दिग्दर्शक और राइटर्स फिल्म के जो है उन्होंने इतना डिटेल में इनके ऊपर वर्क किया था। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला पर्दे पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है स्कूल में जब हम थे, कॉलेज में थे शायद। और इसके जो राइटर और डायरेक्टर जो हैं सर संजय राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इतना डिटेल में वर्क किया इस फिल्म के बनाने से पहले। तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस महान इंसान के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, जो नहीं पता चल पाया आज तक। और ये फिल्म बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताई जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक तो हमारे पहले एक क्रांतिकारी तो है ही, पर एक हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने पढ़ाई में उन्होंने जो तकलीफ उठाई, कितनी तकलीफ मेहनत करके इतनी सारी लैंग्वेज सब कुछ सीखा। तो ये हर एक इंसान को और हर एक बच्चे को दिखाना चाहिए बचपन से ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे बने। आप लोगों ने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर, क्योंकि एक बायोपिक जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता भी है लोगों को, तो आपने उसको कैसे दिखाया फिल्म में और क्या प्रिपरेशन की है आपने अपनी तरफ से, अगर कुछ बताया। ये तो बहुत कठिन काम था, किसी बायोपिक पिक्चर को बनाना आसान काम नहीं है। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, कई किताबें देखी, कई जगहों पे गए, लाइब्रेरीज में गए, कहाँ ढूंढते ढूंढते कम से कम 4 साल तो लगा हमको रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार करने में। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है। और क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल अनूठा है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी अनूठा है। इनके जैसा कोई भी राजनीतिज्ञ अभी तक कोई भी नेता आज तक नहीं देखा मैंने, न महसूस हुआ मुझे। इन्होंने जब ये कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, मुसलमान बाद में, इससे पता चल जाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा कठिन काम था। और इसलिए मुझे बड़ी सावधानी के साथ कई
जो विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते थे, जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है, उनके लेखों को, उनकी किताबों को मैंने पढ़ा और एक एक चीज़ को मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ लेने लायक है और क्या क्या चीज़, मतलब हमारी फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमको सूट करती है दर्शक के लिए और जो देखने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि इतिहास को भी हमको बिल्कुल इंटैक्ट रख के आगे बढ़ना था कि कहीं कोई ऐसी चीज़ गलती न हो जाए। इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमने इसको रिसर्च करके पटकथा के रूप में तैयार किया। कठिन काम था, बट आज मुझे लगता है कि हमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है और ये देश के बच्चों के लिए, आज के जनरेशन के लिए एक शिक्षाप्रद फिल्म साबित होगी। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा है? फिल्म है तो आपने जैसे बताया कि आपने पूरा सर्च करके किया, लेकिन उसमें कोई ऐसे सीन जिसे आपने सोचा है लेकिन आपने हटाया हो कि कहीं इस पे विवाद ना हो जाए? मौलाना आज़ाद कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे कि उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। वो बिल्कुल ही सीधे साधे आदमी थे, सच को सच मानते थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को भी, उनका अगर कोई प्रपोजल होता था कोई, तो बोलते थे कि गांधी जी अगर इस बात को हम ऐसे प्रेजेंट ना करके ऐसे प्रेजेंट करें तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये बात बहुत बड़ी थी उस ज़माने में, गांधी जी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि गांधी जी आप ऐसे नहीं ऐसा कीजिए तो ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा अंजाम मिलेगा, कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तो इतने स्पष्ट वक्ता थे वो, तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के बारे में कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने बड़ी सावधानी बरती है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य न निकल जाए, कोई ऐसा डायलॉग के रूप में, ताकि आगे चल के उसमें कोई कठिनाई पैदा हो जाए। हमने इसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा है। लेकिन किरदार को आपको निभाना था, उन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड नवाजा गया था, तो आपको इस कैरेक्टर को निभाना था, आपके मन में कोई डर था? क्योंकि एक ऐसे सेक्सी कैरेक्टर को आपको निभाना था कि आपकी कहीं गलती ना हो जाए, कोई छूट ना हो जाए। हाँ, सबसे पहले डर तो ऐसी बायोपिक और इतने महान इंसान का तो किरदार निभाना, तो जब भी मैं इस किरदार के बारे में सोचता तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने देखा, उनको पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे और उस पर देखा तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ है नहीं। तो उनकी किताबों में उनके जेस्चर पोस्चर है, वो कैसे खड़े रहते थे, कैसे उनका बैठने का तरीका था, तो वही मिल रहा है। तो उसको मैंने सब रिसर्च कर करके अपने एक्टिंग में उसको मैंने फिल्म तो कैसे मिली मैंने, तो मैं बोलता हूँ कि एक फिल्म जब बना रहे थे तो मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो उसमें एक मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर है। तो सीन बहुत ही कम है पर अच्छा है, तो मुझे तो जिन्ना का कैरेक्टर ऐसे भी 2 सीन हो तो भी वो क्या है कि जो उनका ये है व्यक्तित्व, तो मैंने कहा हाँ चलो जाता हूँ। तो इनसे मिलने आया सर से, तो उन्होंने मुझे देखा, तो देख कर कहा कि नहीं आप जिन्ना के लिए फिट नहीं है। बोला ठीक है। तो फिर सर से बातचीत होती रही 10-15 मिनट, उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मैंने क्या किया है, क्या उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी और वो बुक खंगालते रहे। फिर थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि आप जिन्ना के लिए तो नहीं है, लेकिन हम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे 4-5 ऑडिशंस लिए, फिर उन्होंने वर्कशॉप लिए और फिर मुझे ये रोल। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? आपने डायरेक्शन किया है तो कितना अच्छा रहा ये पूरा आपका जो मूवमेंट रहा? बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए नाम और हर जगह होता है, लेकिन ये बायोपिक थी और मौलाना आज़ाद के बारे में मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी और उनका साथ करते थे, शूटिंग के बाद भी घर पे जाने के बाद भी फ़ोन पे भी डिस्कस होता था कि क्या नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है हमारा, इस तरीके से क्या करें, क्या है। तो दिक्कतें भी काफ़ी आई क्योंकि वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उस समय का जो पीरियड है और आज के टाइम पे हमें सब चीज़ें मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि कैसे कैसे हम उसको मैनेज करें, क्योंकि उस समय की जो प्रॉपर्टीज है, उस समय का जो कॉस्ट्यूम्स है, उस समय का जो सिनेमा माहौल था, उसको मेंटेन करने में आदतें आई, लेकिन फिर भी एक तो बाकी ट्रेलर के हिसाब से आपको लगा होगा कि जो भी लैंग्वेज को लेकर
देखिए सर, देखिए सर, यहाँ पे सर लाउडली बोली ना आवाज पर कितना ध्यान दिया गया, पूरी टीम पर कितनी मेहनत करनी। लैंग्वेज पे तो ये था कि सर जो हैं उन्होंने उनको उर्दू अच्छे से आती है, उन्होंने पूरा उर्दू पे पढ़ा भी है और वो उन्होंने लिखी हुई है, तो वो एक एक चीज़ को वो मेंटेन करके चल रहे थे। साथ में इन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है इस मीटिंग, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो उस बीच में उनका वर्कशॉप चालू था। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि लैंग्वेज के लिए वो एक एक चीज़ को देख रहे हैं। फिर जो भी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे, तो हमारी डबिंग जब हुई, हम पोस्ट पे आए, तो पोस्ट के दौरान हमने उसको उस चीज़ को जो भी करेक्ट करना था वो करेक्ट करके फिर आज। तो उर्दू का एक ऐसा चीज़ है कि उर्दू अगर आप बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि उसको अलग तरीके से बोलना पड़ता है, जो मुझे भी, मैं हकीकत बताऊं तो मुझे भी नहीं आती कि कैसे बोला जाता है। लेकिन वो थे, उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा था कि किस शब्द को कैसे बोलना है, किस शब्द को कहाँ से उठाना है, गले से बोलना है कि पेट से बोलना है कि जीभ से बोलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता थी। तो उन्होंने सारी चीज़ पे हर जगह पे वो हेल्प की। तो लोकेशन मैम हमने एक तो मुंबई में की है, फिर कलकत्ता में, दिल्ली में हमने शूट किया। बाकी ये था कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता। और बायोपिक फिल्म में रोमांस का स्थान नहीं होता है, म्यूज़िक का भी स्थान नहीं होता है, लेकिन हमने इसमें म्यूज़िक डाला है और म्यूज़िक भी अच्छा बना है और लोगों को पसंद आएगा। इसको म्यूजिक डायरेक्टर दर्शन कहार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यवस्थित किया है और गाने जो भी हैं उसके वर्डिंग्स आपको अच्छे लगेंगे। इतने अच्छे उनकी तर्ज बनाई है उन्होंने कि आप लोगों को फिल्म देखने के बाद लगेगा कि ये म्यूज़िक वाकई म्यूज़िक है। और आज की म्यूज़िक को ध्यान में रखते हुए, कल की म्यूज़िक को ध्यान में रखते हुए इसका समन्वय किया गया इस फिल्म में। वो गीत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस फिल्म में म्यूज़िक का स्थान ना होते भी म्यूज़िक ने अपना स्थान बना लिया है। राजेंद्र जी, इसमें क्या, इस बायोपिक में अगर बायोपिक की बात करें तो इसमें वल्लभ भाई पटेल जी का भी जिक्र है या है उनका भी किरदार इसमें दिखाया है? जी हाँ बिल्कुल। पार्टीशन के अगेंस्ट जी ये एक्चुअली और कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे सबको हमने इसमें सब रखा हुआ है, चाहे पटेल हो, राजा जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सीतारमैया हो साउथ के, चाहे मोतीलाल जी हो या पीसी घोष हो, ये जितने बंगाल के, महाराष्ट्र के, कृपलानी, सब लोगों का नाम इसमें दिया, सबने रोल किया हुआ है इसमें। इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 12, 13, 14 कैरेक्टर्स हैं इसमें, वो सबको हमने रखा है। और ये सबके सब मान लेंगे कि हीरो तो मेन सुपर हीरो ये हैं, बाकी 10 हीरो वो लोग हैं, वो वर्किंग कमेटी। जी हाँ, बेसिकली ये फोटो है, इसमें बैकग्राउंड में हमने तिरंगा रखा है। तिरंगा उस ज़माने में, देखिए उस ज़माने में तिरंगा का रंग कुछ और ही था, चरखा था, बाद में उससे अशोक चक्र आया, ये आज़ादी के बाद की बात है, उसके पहले चरखा था। तो हमने जो लिया है, क्योंकि मौलाना जी आज़ादी के बाद तक थे और उस वक्त जो तिरंगा था उसमें अशोक चक्र था, उस अशोक चक्र का इसमें जिक्र किया गया है।